मैं इस मीटिंग में शामिल होने के लिए और आपको बुलाने के लिए मैं वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि ये इशू जो है अक्सर लोगों को लगता है कि हायर एजुकेशन जो है वो कुछ आम जनता के लिए उसका ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। अभी तक हमारे यहाँ यही विचारधारा है, यही अप्रोच है कि हायर एजुकेशन तो थोड़ा इलीट चीज के लिए, इलीट लोगों के लिए है, और हायर एजुकेशन वही लोग लेते हैं जो जिनके पास अपॉर्चुनिटी है और मौका है ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए। मैं पहले तो एक चीज ये बताना चाहती हूँ और इस पे जोर देना चाहती हूँ कि आज की तारीख में ये पूरा जो अप्रोच है ये बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि इस वक्त जिसको एम्प्लॉयमेंट के लिए, प्रोफेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी नौकरी, अपने इकोनॉमिक स्टेटस के लिए हायर एजुकेशन अब एक इसेंशियल ट्रेनिंग हो गई है। सिर्फ ये नहीं कि हम एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन हम जनरल हायर एजुकेशन में जो बच्चे जा सकते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर आप हायर एजुकेशन नहीं उपलब्ध कर सकते या अगर आप हायर एजुकेशन में नहीं पढ़ लिख सकते तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उस पे बहुत जबरदस्त झटका लगेगा। लोग कहने लग गए हैं, और ये चीज अब बहुत जैसे डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज हो गया है, लोग ये बात कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल्स भी सब ये बता रहे हैं कि आखिर जो इफेक्ट ये डिजिटलाइजेशन का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इफेक्ट होने वाला है वो सबसे ज्यादा आम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे होगा, जहां ये मैकेनाइजेशन आ जाएगी और इंसान को रखने के लिए, नौकरी में रखने के लिए जरूरी नहीं होगा। ये हमारे ट्रेड यूनियंस तो इस मामले को समझते हैं और कई दशक से ट्रेड यूनियंस की ऑपोजिशन रही है इस इशू पे, लेकिन आज ये जो जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे जो इसका असर पड़ेगा, मे भी हम लोग अभी इसको समझ नहीं रहे। और इसी टाइम पे जब ये हायर एजुकेशन बहुत जरूरी हो रही है और आम जनता के लिए एक आवश्यक जरूरत बन रही है, उसी टाइम पे हमारी सरकार ये कर रही है कि हायर एजुकेशन को अपने दायरे और अपनी जिम्मेदारी से अलग करके हायर एजुकेशन को व्यक्तित्व, ये आत्मनिर्भर जो कह रहे हैं, ये आत्मनिर्भर मतलब किसको आत्मनिर्भर? जिसके हाथ में आपने कुछ दिया नहीं, जिसके हाथ में कोई सहूलियत नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसको आप कह रहे हो कि आप आत्मनिर्भर रहो, वो नहीं होने जा रहा। वो ये होगा कि एजुकेशन तो, हायर एजुकेशन तो 90% हमारी पॉपुलेशन के इर्द गिर्द आसपास भी नहीं रहेगी, क्योंकि आज पूरा, और ये तुम्हारे बजट्स में भी दिखाई दे रहा है, सब मैं ज्यादा इस पे जोर नहीं दूंगी, मेरे से पहले जो अनिल राय जी ने बोला उन्होंने बहुत डिटेल में ये आपको बताया किस तरह से स्कूली शिक्षा में हो रहा है, हायर एजुकेशन में भी कोई सब्सटैंशियल फर्क नहीं है। पर सरकार की नीति जो है, सरकार की नीति ये है कि शिक्षा से अपना पल्ला झाड़ के ये कॉर्पोरेट सेक्टर और एनजीओस और बैंकिंग, लोन्स वगैरह इस टाइप ऑफ चीज पे छोड़ दे, ताकि पूरा बोझ जो है शिक्षा प्राप्त करने का और पूरा बोझ जो है पढ़ लिख के इतने साल, जरूरी नहीं है कि आप नौकरी भी कर सके अगर नौकरी हो हमारी इकोनॉमी में, लेकिन आपको अपने ऊपर ये पूरा बोझ पड़ जाएगा, हर व्यक्ति के ऊपर
हर लोअर मिडिल क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, फैमिली, उन पे ये बोझ ट्रांसफर हो रहा है। और इससे हम देख रहे हैं कि जो नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आई और जिस नीति को लागू भी इस तरह से किया गया है जैसे आजकल नीतियां लागू की जा रही हैं, ना कहीं डिबेट हो रही है, ना कहीं डिस्कशन हो रहा है। सरकार कहती है कि हमने लाखों लोग से बात की है, लेकिन आपको और हमको कभी पता नहीं चलता किन से बात की है, और जिनसे बात की है उन्होंने क्या क्या राय दी, उन्होंने क्या क्या कमियां दिखाई, क्या क्या एडवांटेजेस दिखाए इनकी नीति के बारे में, वो किसी को पता नहीं चलता। सिर्फ वो कहते हैं हमने डिस्कस कर लिया है, अब ये नीति आ गई, ना इसका डिस्कशन पूरी तरह, ना ये पार्लियामेंट में ठीक तरह से होता है, ना पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होता है, ना टीचर्स यूनियंस, ना स्टूडेंट्स यूनियंस के साथ या एसोसिएशंस के साथ डिस्कशंस होते हैं। और अब उन्होंने ये कर दिया है कि नीति तो हम लागू कर लिए, अब इसको सिर्फ आपको तय करना है कि इसको लागू कैसे करना है। बात सिर्फ लागू करने की नहीं है, बात यह है कि वो नीति क्या है जिसको आप हमें कह रहे हैं कि लागू कीजिए। वो ये हो रहा है कि जिस चीज को आप, जहां आप किसी की क्रिटिसिज्म नहीं सुनेंगे, आपने ये कह दिया, अलग अलग स्टेट्स में तो सेंटर के पुश पे और प्रेशर पे उन्होंने तो स्टूडेंट्स यूनियंस तो छोड़ो, उन्होंने टीचर्स एसोसिएशंस और टीचर्स यूनियंस को भी कह दिया है कि अगर कोई भी सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ बोलेंगे तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। आपका काम सिर्फ इसको लागू करना है। बट ये नीति क्या है? ये नीति सिर्फ प्राइवेटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन की नीति। आपने ये किया है कि जो हिंदुस्तान का जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें राज्यों का अपना उतना ही रोल होता है जितना सेंटर का होता है, और हमें ये समझना चाहिए कि राज्य सरकारें जो होती है और राज्य असेंबली जो होती है उसका ताल्लुक अपने लोगों के साथ ज्यादा नजदीक होता है, लोगों का प्रभाव उस पर ज्यादा पड़ सकता है। सो ये फेडरलिज्म बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है अगर राज्य सरकार नहीं तय कर रही तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो तय कर रही है तो आप इसको लागू कर लो, पर ये इस तरह से नहीं होता। जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है वो एक अलग आसमान से उतर रही हैं नीतियां, और उसमें ये कहा जा रहा है कि आप अब सोशल जस्टिस के बारे में मेरे से पहले किसी साथी ने बात की थी और बहुत सही ढंग से रखी थी कि सोशल जस्टिस का मामला है, वो सोशल जस्टिस का मामला अब बात ही नहीं हो रही। हायर एजुकेशन में आप देखेंगे ये नीति जो है ये सिर्फ अब मेरिट की बात कर रही, सोशल जस्टिस की बात नहीं कर रही। ना रिजर्वेशन का पे जोर है, ना वुमेन्स एजुकेशन पे जोर है, ना वीकर सेक्शंस के लोगों पे जोर है। बात हो रही है कि जी हम तो मेरिट पे दे रहे हैं, मेरिट पे होना चाहिए हायर एजुकेशन और गुणवत्ता हायर एजुकेशन ऐसे ही मेरिट पे आएगी। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि जैसे हमारी पी अनीता जिसने आत्महत्या की जब उसको नीट के एग्जाम में उसको हायर एजुकेशन में मेडिसिन में उसको नहीं मिला एडमिशन, जबकि उसको अपने 12वीं के रिजल्ट पे मिल रहा था, उसने बोला, और ये हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए कि अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, इक्वल शिक्षा, इक्वल क्वालिटी की शिक्षा हर बच्चे को नहीं देंगे, उसको मौका नहीं दोगे पढ़ने लिखने का सही ढंग से, तो आप फिर मेरिट की बात नहीं कर सकते। ये मेरिट कहां से आएगा?
आपको ये भी देखना है कि मेरिट का मतलब ये है कि कितनी मुश्किलों से सामना करते हुए हमारे बच्चे स्कूल किसी तरह से खत्म करके पहुंचते हैं हायर एजुकेशन तक, वो भी एक मेरिट होता है। और अगर उसको आप ध्यान में नहीं देंगे, अगर आप सोशल जस्टिस की बात नहीं करेंगे, तो आपकी शिक्षा नीति और आपका हायर एजुकेशन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। हिंदुस्तान के मुझे तो लगता है कि 98% बच्चे हायर एजुकेशन का सोच भी नहीं सकेंगे। और अगर 98% हायर एजुकेशन का सोच भी नहीं सकेंगे, इसका मतलब ये भी है कि 98% बच्चे सही ढंग की नौकरी और आगे अपनी जिंदगी में तरक्की करने का भी नहीं सोच सकेंगे। किसी भी सरकार को, जो खास तौर से जो सरकार 4% सेस ले रही है एजुकेशन और हेल्थ के लिए, तो वो किस मुंह से बोल रही है लोगों को कि आप अपनी शिक्षा के लिए खुद पैसे निकालो। जो जेब खाली कर रखी है सरकार ने, जो जेब खाली हो गई है प्राइस राइज से, जितनी महंगाई हो रही है, उस जेब में से वो कहां से निकालेंगे पैसा अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए। इसलिए आज वो लिटरेसी की बात करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते, सिर्फ लिटरेसी की बात कर रहे हैं, और वो भी छोटे से तबके के लिए। इसके अलावा एक सेंट्रलाइजेशन इस तरह से हो रही है हायर एजुकेशन में, जो कि हायर एजुकेशन के पूरे कैरेक्टर और क्वालिटी के खिलाफ है। हायर एजुकेशन में, और ये कोठारी कमीशन, क्योंकि सब कोठारी कमीशन की बात करते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि आप कोठारी कमीशन को इस मामले में भी देखिए। कोठारी कमीशन में ये साफ लिखा गया था कि किसी को शिक्षा डिनाई नहीं होनी चाहिए, हायर एजुकेशन पैसे की कमी की वजह से नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि शिक्षा जो है उसको चलाने के लिए शिक्षक और स्टूडेंट जो है, इन दोनों का सबसे बड़ा रोल होना चाहिए। अगर ये अपनी आजादी से और अपनी ऑटोनॉमी से पढ़ लिख नहीं सकते, तो पूरी यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन का मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो हमें देखना है, आप कह रहे हैं कि हम सेंट्रलाइज सब कुछ कर देंगे, आप कह रहे हैं कि ऑटोनॉमी मिलेगी शिक्षक और स्टूडेंट को नहीं, ऑटोनॉमी मिलेगी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को। हर शिक्षा की जो संस्था है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में उसको चलाएंगे, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पहले तो अपॉइंट होंगे सरकार से, उसके बाद वो सेल्फ परपेचुएटिंग हो जाएंगे, वो अपने आप को अपॉइंट करेंगे और उनका कोई रोल नहीं होगा। ये जरूरी नहीं है। इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जो अध्यापकों का और शिक्षकों का और जो एकेडमिक्स का रोल है वो कम किया गया है, और जो सोशल सेक्टर के भी जो लोग हैं उनका भी रोल कम किया गया है। ज्यादातर इसमें कॉर्पोरेट्स का रोल बढ़ाया जा रहा है। इससे आपको दिखाई दे रहा है कि पैसा कहां से आने वाला है।